हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है लवली निगम और मैं आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ 23 सितंबर टू 30 सितंबर। इसमें मैं पूरे हफ्ते का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको कवर करूंगी और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीकली धमाका। To focus on gender mainstreaming, a national conclave held in New Delhi in collaboration with the Institute of What Works to Advance Gender Equality and which ministry. नेशनल कॉन्क्लेव हुआ है न्यू दिल्ली में टू एड्रेस जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, मतलब जितने भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए। और ये जो कॉन्क्लेव हुआ है ये इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाट वर्क टू एडवांस जेंडर इक्वालिटी और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कंडक्ट किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था कि जो रूरल एरिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, स्पेशली विमेन एंड गर्ल्स का मेल के साथ, उसको कम करने के लिए ये दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ये पार्ट है। दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ये पार्ट है। इस कॉन्क्लेव के तहत छोटी छोटी कम्युनिटीज बनाई जाएंगी जिन कम्युनिटी का मेन ऑब्जेक्टिव होगा वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना। कई तरह के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रूरल एरिया में देखे गए हैं, जैसे कि आपसे काम तो करवाया जाएगा लेकिन आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो अनपेड वर्क हुआ। दूसरा क्या होगा, कभी कभी आपको पैसे तो देंगे लेकिन उतने नहीं देंगे जितने मेल को दिए जा रहे, तो वेजेस इनइक्वालिटी हो गया। और एक और तरीके का डिस्क्रिमिनेशन रूरल एरिया में देखा जाता है कि जो खेती होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, उसका ओनरशिप औरतों को नहीं दिया जाता है, वो हमेशा मेल अपने नाम पे रखते हैं। तो इस तरह की छोटी-छोटी डिस्क्रिमिनेशंस गाँव में होती हैं, तो उसको टैकल करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत नेशनल कॉन्क्लेव हुआ है, जो कि न्यू दिल्ली में किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम और भी चलाई थी जिसका नाम था नई चेतना स्कीम। नई चेतना स्कीम, और ये अभी अपने थर्ड फेज में है। इस चेतना स्कीम को इंडिया के सभी स्टेट एंड यूटी में लॉन्च किया गया है और इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था जो भी जेंडर रिलेटेड वायलेंस हो रहे हैं या डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उसको खत्म करना और राइट्स, विमेन्स की जो राइट्स है ना उसको प्रमोट करना। हु इज द सेक्रेटरी ऑफ रूरल डेवलपमेंट? तो शैलेश कुमार सिंह। नेक्स्ट, Lieutenant Governor V.K. Saxena has launched which initiative to control air pollution in Delhi? Dust Free Delhi Drive। ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है इसको कम करना है, स्पेशली विंटर सीजन तक। जब भी दिवाली का सीजन आता है तो दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, एक कोहरे जैसा लेयर बन जाता है जिसपे टेम्परेचर भी कम हो जाता है, धूप की रोशनी ज्यादा नहीं आती है और बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे सर्वाइव करना। लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, हार्ट डिसीजेज वगैरह होने लग जाती हैं। वहाँ पॉल्यूशन के बहुत से रीजंस होते हैं, जैसे कि रोड रस्ट हो गया, वहाँ एक वेदर जो है वो बहुत ही ड्राई है, वहाँ बारिश कम होती है, तो इन सब रीजन की वजह से दिल्ली का एयर पॉल्यूटेड रहता है। जो इनिशिएटिव लिया गया है डस्ट फ्री दिल्ली ड्राइव इनिशिएटिव, ये 3 एजेंसी मिलके देखेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको एमसीडी भी बोलते हैं, दूसरा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी एंड दिल्ली जल बोर्ड डीजेबी, ये तीनों डिपार्टमेंट मिल करके इस इनिशिएटिव को आगे देखेंगे। इसके अलावा पीके मिश्रा की देखरेख में भी एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और ये टास्क फोर्स भी दिल्ली से एयर पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करेगी। बहुत सारे रीजन में से कुछ रीजन है, जैसे कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां का डस्ट हो गया, व्हीकल पॉल्यूशन हुआ, गार्बेज को जलाते हैं तो उसके धुएं से पॉल्यूशन वहां बहुत ज्यादा फैल रहा है, कटाई के बाद जो फसल बच जाता है तो उन क्रॉप्स को भी जलाने से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वहां पे फैल रहा है। तो पीके मिश्रा कमेटी इन सभी चीजों मेजर करेगी ताकि वहां के पॉल्यूशन को कम किया जा सके। नेक्स्ट, द इंडियन एयरफोर्स and the Royal Air Force of Oman has conducted exercise Eastern Bridge 7th in which city? तो इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान ने मिल करके एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 को कंडक्ट किया है और वो किया है माशिरा, ओमान में। इसका ऑब्जेक्टिव था इंडियन एंड ओमान के बॉन्ड को स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना और मिलिट्री कोऑपरेशन को भी इम्प्रूव करना। ठीक, इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिग-29 एंड जैगवार एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट किया और ओमान की तरफ से F-16 एंड हॉक HAW के हॉक एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट किए।
आइए इंडियन एयरफोर्स के बारे में देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स का गठन 1932 में हुआ था। ये 1932 में स्टैब्लिश हुआ था और ये फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है इन द वर्ल्ड। इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली इंडिया एंड यूएसए मिलके युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज को राजस्थान में कंडक्ट किए थे। राजस्थान में इंडिया एंड फ्रांस के बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था वरुण। वरुण एंड इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम था मित्र शक्ति। ये 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुए हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। Next, to combat climate change, India developed its first CO2 to methanol pilot plant focusing on carbon capture and utilization. Technologies in which city? इंडिया ने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करने के लिए एक मेथनॉल पायलट प्लांट को डेवलप किया है और वो महाराष्ट्र के पुणे सिटी में किया है। महाराष्ट्र के पुणे सिटी में किया है। इस पायलट प्लांट के तहत प्रतिदिन 1.4 टन CO2 को कन्वर्ट किया जा रहा है मेथनॉल में। 1.4 टन CO2 को कन्वर्ट किया जा रहा है और ये पायलट प्लांट दो कंपनीज के बीच हुआ है। फर्स्ट तो है IIT दिल्ली और दूसरा है थर्मेक्स लिमिटेड। थर्मेक्स लिमिटेड और ये एक तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करता है। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST का भी इसमें पूरा पूरा योगदान है। वो भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। इस पायलट प्लांट में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 31 करोड़ की फंडिंग की रुपीस 31 करोड़ की फंडिंग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू की गई है। प्लांट का मेन उद्देश्य ही यही है कि कार्बन एमिशन को कम किया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए। ऐसा करके इंडिया अपने पंचामृत टारगेट जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है। अभी हम समझेंगे कि पंचामृत टारगेट था क्या। पंचामृत टारगेट 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने COP26 का जो क्लाइमेट समिट हुआ था उसमें इन्होंने के तहत कुछ टारगेट रखे गए थे अचीव करने के लिए, जैसे कि 2030 तक इंडिया का टारगेट है कि 50% एनर्जी वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से अचीव करेगा। दूसरा ये कि कार्बन एमिशन को 2030 तक 1 बिलियन टन तक कम कर दिया जाएगा और नेट जीरो एमिशन को 2070 तक अचीव किया जाएगा। तो इसी टारगेट को अचीव करने में CO2 टू मेथनॉल पायलट प्लांट बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, Southern Command of the Indian Army and which organization recently conducted a 2-day national symposium एक्सरसाइज आइकिया ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट को टैकल करने के लिए एक्सरसाइज आइकिया को 2 दिनों के लिए स्टार्ट किया गया है और ये कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है और साउदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मिलकर के स्टार्ट किए। आइकिया का मतलब क्या होता है? वननेस। तमिल में इसका मतलब वननेस होता है, जो कि यूनिटी भी बोल सकते हैं हम इसको। और ये दिखाता है कि जो साउदर्न 6 स्टेट हैं उनके बीच में यूनिटी एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। और वो स्टेट कौन कौन से हैं? तेलंगाना, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। और ये डिजास्टर किस टाइप के होंगे? जैसे लैंडस्लाइड, सुनामी, बाढ़, फॉरेस्ट में आग लग जाना, साइक्लोन, ये सब डिजास्टर के टाइम पे ये सभी स्टेट मिल करके उसको टैकल करेंगे और यूनिटी को दिखाएंगे। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड्स ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ अपॉइंटमेंट्स को मैं बताऊंगी आपको, वो ध्यान रखिएगा। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आलोक रंजन को अपॉइंट किया है एज एन हेड। इसके अलावा कलिकेश नारायण सिंह को भी अपॉइंट किया गया है एज एन प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन। अमृत मोहन प्रसाद ये नए डीजी के रूप में नियुक्त किए गए हैं सशस्त्र सीमा बल के, और तजिंदर सिंह एयर स्टाफ के डेप्यूटी चीफ। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान रखेंगे आप। CRB 1986 में फॉर्म हुआ था और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसका मोटो ही है एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आलोक रंजन का कैडर कौन सा है? मध्य प्रदेश।
The Union Agriculture Ministry recently held a national conference on implementing digital public infrastructure DPI. It's a part of which mission? फार्मर्स के लिए कैसे एग्रीकल्चर फील्ड में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जाए, मेक एग्रीकल्चर मोर इफिशिएंट एंड इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी टू फार्मर, जो कि फार्मर को भी हेल्प करे सर्विस डिलीवरी में। ये किया गया है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत ये किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया था और ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। इसका आउटलेट टोटल 2817 करोड़ का है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी। इस कॉन्फ्रेंस के तहत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी डिस्कशन किया गया है, जैसे कि फार्मर्स के लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्री ओपन करना, फार्मर्स के लिए रजिस्ट्री ओपन करना। दूसरी चीज फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। ये रजिस्ट्री फार्मर्स को हेल्प करेगा गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं उसके बारे में एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो इजीली जान सके कि गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स चला रही है, गवर्नमेंट कौन सी उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। एग्री स्टैक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना फार्मर्स को, और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करना फार्मर्स को। As per a union government report published by Ministry of Social Justice and Empowerment, ध्यान देंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। के तहत जो भी SC एंड ST हैं उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, वो बताया है। और इस रिपोर्ट के तहत सबसे ज्यादा राज्य जहाँ पे SC एंड ST की कंडीशन खराब है वो है उत्तर प्रदेश। फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, सेकंड नंबर पे राजस्थान एंड थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, तो NCRB के रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में टोटल 52,000 केसेस आए थे SC एंड ST के खिलाफ, जिसमें से 23.78% केस यूपी से था, 16.75% राजस्थान से था एंड 14.97% केस मध्य प्रदेश से था। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट SC एंड ST के प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर नहीं रही है, इसके लिए इनके लिए SC एंड ST एक्ट भी बना है, इसके बावजूद इनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इंडिया का जितना पॉपुलेशन है उसमें 16.6% पॉपुलेशन SC है और 8.6% पॉपुलेशन ST है। The Defense Research Development Organizations and which institution have worked together to create Abhed, Advanced Ballistic for High Energy Defeat Bulletproof Jacket। DRDO ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर के अभेद एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाया है। जैकेट बहुत ही लाइट वेटेड जैकेट है, तो ये IIT दिल्ली के साथ मिलकर के किया है, IIT दिल्ली। लाइट वेटेड जैकेट मतलब इसका वेट 8.2 kg से 9.5 kg तक के बीच में रहेगा। पॉलीमर एंड बोरोन कार्बाइड से मिलकर बना है, पॉलीमर एंड बोरोन कार्बाइड, ये आप देख सकते हैं। दिस जैकेट विल गिव 360 डिग्री प्रोटेक्शन टू द वियरर। और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? इसको बनाने वाली कंपनी है DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एक और कंपनी न्यूज में थी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने फर्स्ट टाइम अपना टर्नओवर 2000 करोड़ को टच किया है। एंड रीजन क्या है? बिकॉज दे स्टार्टेड देयर ऑपरेशन इन डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में उन्होंने खुद को एक्सपेंड किया है, जिसकी वजह से उनका जो टर्नओवर है वो 2000 करोड़ को टच कर रखा है। DRDO के चेयरमैन है समीर V कामत और ये 1958 में फॉर्म हुआ था। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। IIT दिल्ली के बारे में एक और न्यूज़ आई थी कि IIT दिल्ली ने अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया है, कहाँ? आबू धाबी, आबू धाबी, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली अ लार्ज स्केल naval exercise called Ocean 24 in the Sea of Japan has been conducted between which two country? ये Ocean 24 naval exercise conduct किया है रशिया और चाइना ने मिलके, रशिया और चाइना, और वो ये कहाँ पे हुआ है? इन द सी ऑफ जापान। ये एक्सरसाइज 10 to 16 सितंबर के बीच में कंडक्ट किया गया था और इस एक्सरसाइज में 400 प्लस वॉरशिप
पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें कुछ सबमरीन्स भी थे एंड कुछ मरीन्स भी थे। 120 प्लस एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट किए थे और 90,000 मिलिट्री पर्सनल, 90,000, बहुत बड़ा एक्सरसाइज था। ये एक्सरसाइज करके रशिया एंड चाइना ने वेस्टर्न नेशन को एक मैसेज दिया है कि दे कैन कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, दिस विल इम्पैक्ट ग्लोबल अलायंस एंड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसके अलावा इंडिया एंड यूएसए ने युद्ध अभ्यास करके मिलिट्री एक्सरसाइज को किया है और ये राजस्थान में किया गया है। राजस्थान, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में वरुण मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, वहीं इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। रिसेंटली इंडिया एंड ओमान ने मिलकर के माशिरा में, जो कि आइलैंड है ओमान में, वहां पे एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 को कंडक्ट किया था। As a part of the UK India Education and Research Initiative, the British Council, in partnership with which department, has launched the Women in Space Leadership Program? तो विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम का मेन मोटो क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो वुमेन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन, उनका लीडरशिप इन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना। इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर किया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी इस प्रोग्राम का की पार्टनर था और ये करके हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल पे। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है पायलट प्लांट में, जिसमें CO2 को कन्वर्ट किया जा रहा है मेथेनॉल में। प्लांट के थ्रू 1.4 टन कार्बन को प्रतिदिन मेथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, recently the India State of Forest report, which provides a detailed account of the country's forest cover, has been delayed. This account published by which organization? ये रिपोर्ट हर 2 साल में पब्लिश होता है, लेकिन इस बार ये रिपोर्ट डिले हो गया। डिले होने का मेन रीजन ये बताया जा रहा है डिफॉरेस्टेशन के कारण फॉरेस्ट का कवर कम हो गया है, इसकी वजह से ये रिपोर्ट डिले हो रहा है। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये किसके अंडर काम करते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। लास्ट रिपोर्ट 2021 में आया था और अभी वो 2 साल के बाद अभी आना चाहिए था, लेकिन वो आया नहीं। तो 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया के पास टोटल 7,13,789 किलोमीटर फॉरेस्ट कवर है एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सोर्स के अकॉर्डिंग 2021 से 2023 तक टोटल 95% फॉरेस्ट कवर में गिरावट देखी जा रही है। यही रीज़न है कि फॉरेन डिपार्टमेंट इस रिपोर्ट को पब्लिश करने में थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन बहुत ही मास स्केल पर हो रहा है, जो कि इंडिया के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा बन चुका है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट को चेंज करके वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023 कर दिया गया है। आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को भी देखते हैं। फर्स्ट, गिरीश चंद्र मुर्मू जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनको अपॉइंट किया गया है चेयर ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूशन फॉर 2024 टू 2027। तो 2024 से 27 तक के टर्म के लिए। ASOSAI क्या है? ये एक ग्रुप है 48 सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का, जो इंश्योर करते हैं कि कंट्री में ऑडिट को बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। जस्टिस MS रामचंद्र राव को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। एयर मार्शल SP धारकर को अपॉइंट किया गया है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इन्होंने AP सिंह को रिप्लेस किया है। इसके अलावा तजिंदर सिंह को भी डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट किया गया है और अमृत मोहन प्रसाद को DG ऑफ सशस्त्र सीमा बल। फिल्म मेकर आशुतोष गवारीकर को चेयरमैन फॉर अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड लीडर्स हैव ऑफिशियली अडॉप्टेड समिट ऑफ द फ्यूचर which is an important agreement aimed at promoting global peace, sustainability and inclusive for future generation. What was the theme for this summit? Summit of the future, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर पे फोकस कर रहा है, तो फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी को देख करके वर्ल्ड लीडर ने समिट ऑफ द फ्यूचर पैक्ट को साइन किया है और ये
कब हुआ है? 22 से 23 सितंबर के बीच में हुआ है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आने वाले जनरेशन को एक ब्राइट फ्यूचर एंड सिक्योर टुमारो दे। समिट ऑफ द फ्यूचर रिपोर्ट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉमन एजेंडा रिपोर्ट, और ये कॉमन एजेंडा रिपोर्ट यूएन की सिक्योरिटी जनरल प्रोवाइड करते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर वो सभी आइडियाज होते हैं जिससे फ्यूचर के चैलेंजेस को डील किया जा सके। इस समिट ऑफ द फ्यूचर पैक्ट का थीम था आवर कॉमन। नेक्स्ट, the Mankidia community has been granted habitat right, making them sixth particularly vulnerable tribal group to receive this recognition under the Forest Right Act 2006. This community resides in which state of India? तो मनकीडिया कम्युनिटी कहाँ रहती है? उड़ीसा में रहती है। ये कम्युनिटी को हैबिटेट राइट मिला है। हैबिटेट राइट का मतलब होता है घर बनाने का या आवास बनाने का अधिकार। इनको जो हैबिटेट राइट मिला है, इसके तहत दे कैन एक्सेस देयर एंसेस्ट्रल लैंड। ये कम्युनिटी सेकेंड कम्युनिटी है जिसको हैबिटेट राइट मिला है। फर्स्ट कौन थी? फर्स्ट है पाउडी भुयान कम्युनिटी। पाउडी भुयान कम्युनिटी। आइए समझते हैं पीवीटीजी क्या होता है। पीवीटीजी particularly vulnerable tribal group. This group is created by Government of India to improve the conditions of tribal. अब इसमें कौन कौन से लोग आते? वो लोग जिनके पास लिटरेसी लेवल बहुत ही कम होता है, इकोनॉमिकली ये लोग बैकवर्ड होते हैं, इनके पास कोई रिटन लैंग्वेज नहीं होता है, और ये अभी भी पुरानी तरीके की जो खेती होती है, हंटिंग होती है, उसको ही फॉलो करते हैं, पुरानी विचारधारा के लोग होते हैं। The Telangana government has launched a program called Telangana Darshini to give students educational experience outside their regular classrooms. How much fund Telangana government has kept aside for this program? तेलंगाना गवर्नमेंट ने दर्शनी स्कीम को स्टार्ट किया है, दर्शनी प्रोग्राम को स्टार्ट किया है बच्चों को आउटडोर एजुकेशनल एक्सपीरियंस देने के लिए। आउटडोर एजुकेशनल एक्सपीरियंस देने के लिए ये प्रोग्राम यूथ एडवांसमेंट टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जाएगा। प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस साल टोटल 1 लाख स्टूडेंट को तेलंगाना की कल्चरल हेरिटेज, जो वहाँ की सांस्कृतिक इमारतें हैं, हिस्टोरिकल साइट्स एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के बारे में परिचित कराना, और इसके लिए वो लोग आउटडोर विजिट भी अरेंज करेंगे। आउटडोर विजिट ये प्रोग्राम क्लास सेकेंड से लेकर के यूनिवर्सिटी तक के बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है। जो बच्चे क्लास 2 से 4 के बीच में आते हैं उनके लिए 1 डे ट्रिप अरेंज किया जाएगा। क्लास 5 से 8 तक के बच्चों के लिए 1 डे ट्रिप होगा, लेकिन उसका 20 to 30 किलोमीटर के रेंज में होगा। क्लास 9th to 12th के जो बच्चे होंगे इंटरमीडिएट के, उनके लिए 2 डे ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जाएगा और 50 किलोमीटर तक के रेंज में किया जाएगा। जो यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे हैं उनके लिए 4 डे ट्रिप अरेंज किया जाएगा और वो होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर होगा। 1 डे ट्रिप पे टोटल कॉस्ट होगा 300 रुपीज पर स्टूडेंट, एंड 4 डे ट्रिप होगा उस पर टोटल कॉस्ट 4000 रुपीज पर स्टूडेंट के हिसाब से। इसकी फंडिंग तेलंगाना गवर्नमेंट कर रही है और इस टोटल 12.110 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है। तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवनाथ रेड्डी। रेवनाथ रेड्डी। Next, Ease My Trip partnered with which public sector bank to launch co-branded travel debit card and become first online travel agency in India to be partnered with public sector bank. Ease My Trip ईज माई ट्रिप पहला ट्रैवल एजेंसी है जिसने की पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ कोई भी पार्टनरशिप किया है। और अभी रिसेंटली ईज माई ट्रिप ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर के को ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ऐसा करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया है जिसने ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और ये किस नाम से लॉन्च हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा ईज माई ट्रिप ट्रैवल डेबिट कार्ड। अब हम देखते हैं कि इस कार्ड की क्या बेनिफिट है। ये कार्ड लेने पे जो भी कार्ड होल्डर हैं उनको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर वो कोई फ्लाइट बुक करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो या वो नेशनल हो। फिर 15% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑन होटल बुकिंग, इंटरनेशनल एंड नेशनल बोथ। साथ ही साथ दे विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन बस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर। इन तीनों के अलावा दे विल गेट लाउंज फैसिलिटी। लाउंज की भी फैसिलिटी उनको मिलेगी। अगर वो इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं तो उनको 2 बार लाउंज की फैसिलिटी मिलेगी पर ईयर, और अगर नेशनल ट्रिप करते हैं तो उनको 2 बार लाउंज की फैसिलिटी मिलेगी पर क्वार्टर।
जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द कार्ड ऑफर्स डिस्काउंट ऑन ट्रैवल एंड होटल स्टेज, कॉम्प्लीमेंट्री एनुअल मेंबरशिप टू ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म। आपको ट्रैवल एंड होटल पे तो डिस्काउंट मिलेगा ही, साथ ही साथ यू विल गेट एनुअल मेंबरशिप टू ओटीटी प्लेटफॉर्म। देयर इज नो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू ऑन ट्रैवल बुक। तो इस तरह की फैसिलिटी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ईज माई ट्रिप के साथ मिलकर के प्रोवाइड कराई है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वडोदरा, जो कि गुजरात में है। और इसके एमडी एंड सीईओ हैं देवदत्त चंद। देवदत्त चंद। इसका टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ये 1908 में फाउंड हुआ था। नेक्स्ट, इन सितंबर 2024 इंडिया सेलिब्रेटेड सेवेंथ राष्ट्रीय पोषण माह। सेवेंथ राष्ट्रीय पोषण माह, a nationwide movement for nutrition and health. Which state is top performing state during this पोषण माह? यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि है अन्नपूर्णा देवी और गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने इनॉग्रेट किया था पोषण माह को 1 टू 30 सितंबर 2024 के। और ये सेवेंथ राष्ट्रीय पोषण माह था। पोषण माह का मेन ऑब्जेक्टिव था न्यूट्रिशनल डाइट पे एंड हेल्थ पे फोकस करना। इन 30 दिनों में यहाँ बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाए गए, बहुत से ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं तो लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में और हेल्थ के बारे में कॉन्शियस करा सके और उनको बता सके इनकी बेनिफिट्स क्या है। इस राष्ट्रीय पोषण माह के कई थीम भी थे, जैसे एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया का मतलब होता है जब आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया बोलते हैं। तो भारत को एनीमिया मुक्त बनाना, इसके थ्रू 6 × 6 × 6 ये स्ट्रैटेजी को फॉलो किया गया है। 6 स्टैंड फॉर 6 एज ग्रुप, 6 इंटरवेंशन एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन को फोकस किया गया है कि अगस्त 2024 तक 95% प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड 66% लैक्टेटिंग वुमेन्स को अप्रोक्सीमेटली 180 आयरन एंड फॉलिक एसिड ट्रेवल दिया गया है। खून को बढ़ाता है, उनमें एनीमिया की शिकायतें नहीं होंगे। इसका दूसरा थीम था ट्रैकर्स को डेवलप करना। ट्रैकर्स को डेवलप करके इसके थ्रू ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करना टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव रियल टाइम न्यूट्रिशन डिलीवरी। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका थीम था कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के तहत मिनिमम 6 मंथ तक बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराना, जिससे कि उनके अंदर किसी भी तरीके की न्यूट्रिशनल लेवल पे कमी ना हो। 6 मंथ तक उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराना कंपलसरी है। राष्ट्रीय पोषण माह पूरे मंथ के लिए स्टार्ट किया गया था 1 टू 30 सितंबर। इस मंथ में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट महाराष्ट्र है। वहां पे ऑलमोस्ट 1.93 करोड़ लोगों को इसकी बेनिफिट मिली है। सेकेंड नंबर पे बिहार आता है, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश एंड फोर्थ नंबर पे यूपी। नेक्स्ट, in the step towards India's technical progress, Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated 3 Param Rudra supercomputer and a high performance computing HPC system. These 3 supercomputer इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की तरफ ये बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को डेवलप करके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है और तीनों परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को बनाने में 130 करोड़ का कॉस्ट लगा है और अकेले हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को बनाने में 850 करोड़ का कॉस्ट लगा है। ये दिल्ली, कोलकाता एंड पुणे में इंस्टॉल किया गया है। 3 जगह ये इंस्टॉल हुआ है। दिस इज द पार्ट ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ये 2015 में लॉन्च किया गया था ताकि इंडिया का टेक्निकल ग्राउंड भी स्ट्रांग हो सके और इंडिया में साइंटिफिक डेवलपमेंट को स्ट्रांग एंड एडवांस बनाने के लिए। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम स्पेशली डिजाइन किया गया है टू फॉरकास्ट वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च, टू फोरकास्ट वेदर एंड डू क्लाइमेट रिसर्च। इसके अलावा ये 3 सिस्टम जो इंस्टॉल किए गए हैं ये भी अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। जो पुणे में इंस्टॉल हुआ है वो एस्ट्रोनॉमी पे फोकस करेगा, जो कंप्यूटर दिल्ली में इंस्टॉल हुआ है वो मटेरियल साइंस एंड एटॉमिक फिजिक्स पे काम करेगा और कोलकाता में जो इंस्टॉल हुआ है वो कॉस्मोलॉजी, अर्थ साइंस एंड फिजिक्स पे फोकस करेगा। तो 3 अलग अलग जगह इंस्टॉल हुए हैं 3 अलग अलग काम के लिए। एंड एचपीसी जो कि 850 करोड़ में बना है वेदर फोरकास्ट के लिए एंड क्लाइमेट रिसर्च के लिए होगा। नेक्स्ट,
Second edition of Tobacco Free Youth Campaign 2.0 launched in New Delhi by Union Minister of State and Ministry of Health and Family Welfare. This campaign is for how many days? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? प्रताप राव गणपत राव जाधव। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिल करके टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 स्टार्ट किया है, सेकेंड एडिशन स्टार्ट किया है। ये कैंपेन टोटल 60 डेज के लिए स्टार्ट किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग एवरी ईयर 13 लाख पीपल लॉस देयर लाइफ ड्यू टू टोबैको कंजम्पशन, और कंजम्पशन को कम करने के लिए टोबैको फ्री यूथ कैंपेन स्टार्ट किया गया है। फर्स्ट एडिशन इसका 2023 में नो टोबैको डे वाले दिन शुरू किया गया था। टोटल 60 डेज में टोटल 5 एरिया पे वर्क किया जाएगा। पहला तो हो गया पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को जागरूक कराने का काम कि टोबैको से क्या क्या बीमारियां होती है, कितना हार्मफुल होता है ये, तो पब्लिक अवेयरनेस कराया जाएगा। दूसरा, स्टूडेंट्स को, बच्चों को गाइडलाइन दिया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि टोबैको यूज करने से क्या परेशानियां उनको आगे चल के फेस करनी पड़ सकती है। तीसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया जाएगा रिगार्डिंग टोबैको यूज। चौथा, टोबैको फ्री विलेजेस, स्पेशली गांव के लोगों में थोड़ी इन सब चीजों को लेके जागरूकता कम होती है, तो उनको अवेयरनेस उनको बताने के लिए टोबैको फ्री विलेज कैंपेन शुरू किया जाएगा। और पांचवा, जो भी टोबैको कंजम्पशन से रिलेटेड लॉ है उनको और भी स्ट्रिक्ट किया जाएगा, तो लॉ को स्ट्रिक्ट किया जाएगा। इन 5 की एरिया पे फोकस किया जाएगा इन 60 डेज। इस इवेंट में टोबैको सिसेशन सेंटर, तंबाकू उन्मूलन केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है बहुत से मेडिकल इंस्टीट्यूट में। Next, the World Telecommunication Standardization Assembly (WTSA) is organized by International Telecommunication Union from 14th to 24th October. This event will be hosted by which country? तो नाम से ही पता चल रहा है टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये असेंबली स्टार्ट की गई है, जो 14 से 24 अक्टूबर तक चलेगी। और इस इवेंट को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ऑर्गेनाइज किया है, और ये इवेंट इंडिया फर्स्ट टाइम होस्ट करेगा। WTSA इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हर 4 साल में होता है, और इसको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ऑर्गेनाइज करती है। 190 प्लस कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दे विल सेट ग्लोबल रूल फॉर टेलीकम्युनिकेशन। WTSA को सपोर्ट करने के लिए इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम आउटरीच सेशन स्कूल्स में शुरू करेगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? वहां पे जो बच्चे हैं वो टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बताना, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को ये बताना कि वो 5G एंड 6G टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। ये आउटरीच सेशन स्पेशली दिल्ली, हैदराबाद एंड बैंगलोर में स्टार्ट किया जाएगा, और इसमें 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। WTSA के अलावा और भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे, जैसे कि एग्जीबिशन हो गया, डिस्कशन ऑन AI कि AI को कैसे टेलीकम्युनिकेशन में इंट्रोड्यूस किया जाए, स्पेशल प्रोग्राम हो गया वुमेन्स को प्रमोट करने के लिए इन टेलीकम्युनिकेशन। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस छोटे छोटे हेड किए जाएंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने वाला है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया किंगडम टू कंबोडिया? तो अभी अभी बी वन लालवना को अपॉइंट किया गया है इंडियन एम्बेसडर टू कैम्बोडिया। मनु महावर इज ऑल्सो अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू मालदीव्स। अरुण गोविल को एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है क्रोएशिया का, एंड कुमार तुहिन को रिसेंट न्यूज है अपॉइंट किया गया इंडियन एम्बेसडर टू नीदरलैंड। ठीक है, आर रविंद्र को भी अपॉइंट किया गया है इंडियन एम्बेसडर टू आइसलैंड। Recently, the Ministry of Tourism has launched a National Responsible Tourism Initiative titled Prayatna Mitra and Prayatna Didi. This initiative initially applicable for how many tourist destination? तो प्रयत्न मित्र एंड प्रयत्न दीदी ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, और ये 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन लॉन्च किया गया है। प्रयत्न मित्र और प्रयत्न दीदी कौन है? ये टूरिस्ट गाइडर्स हैं, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रयत्न मित्र और प्रयत्न दीदी इनिशिएटिव के तहत टूरिस्ट लोगों के एक्सपीरियंस को एनहेंस करना टुवर्ड्स इनक्रेडिबल इंडिया, एंड सेकेंड, टूरिस्ट फ्रेंडली एक्सपीरियंस शेयर करना,
टूरिस्ट फ्रेंडली एक्सपीरियंस शेयर करना। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये इनिशियल डेज में 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे स्टार्ट किया गया है और ये 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहाँ-कहाँ हैं? मध्य प्रदेश का ओरछा, बिहार का बोध गया, राजस्थान का जोधपुर, आंध्र प्रदेश का गांडीकोटा, मिजोरम का ऐज्वाल एंड लास्ट है अंडमान एंड निकोबार का श्री विजयपुरम। तो मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मिजोरम एंड अंडमान एंड निकोबार। जो भी प्रयत्न मित्र एंड प्रयत्न दीदी के तहत अपने आप को एनरोल कराएंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करा जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम अतिथि देवो भव फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड होगा और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में वुमेन्स, यूथ, मेल, फीमेल कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा करके गवर्नमेंट लोकल एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा देती है और जो भी टूरिस्ट गाइडर होंगे उनको एक अच्छा खासा पेमेंट भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। लोगों को डिजिटल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। डिजिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा जो भी गाइडर्स होंगे उनको। नेक्स्ट, 7th Annual Report of Periodic Labor Force Survey (PLFS) July 2023 to June 2024, which is given by Ministry of Statistics and Program Implementation, focus on youth unemployment rate. As per this report, which state ranked third in unemployment youth? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में दो तरीके के सवाल आ सकते हैं। पहला तो ये रैंकिंग बेस्ड, जैसे इसमें पूछा है रैंकिंग बेस्ड आपसे कि कौन से रैंक पे कौन सा स्टेट आता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि ये जो रिपोर्ट आया है, ये रिपोर्ट कौन सी मिनिस्ट्री ने दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। नाउ कम टू द रैंकिंग पार्ट। ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट जो है, ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के ऊपर फोकस करता है। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का सर्वे हुआ है। इसके तहत जो टॉप फर्स्ट स्टेट है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप फर्स्ट नंबर पे आता है। यहाँ पर टोटल 36% अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया है यूथ में। और ये यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब हुआ कि जो भी यूथ 15 से 29 वर्ष की आयु में आते हैं उनको उनको ही कंसिडर किया गया है। तो लक्षद्वीप में 36% सबसे ज्यादा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया है। इसमें 79.7% फीमेल है, वहीं मेल 26.2% है। सेकेंड नंबर पे स्टेट है वो है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में 33% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें मेल है 24% एंड फीमेल है 50%। अब ये क्वेश्चन कैसा है कि रैंक थर्ड पे कौन सा है? तो रैंक थर्ड पे है केरला। केरला में टोटल 29.9 अप्रोक्सीमेटली 30% अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया है, जिसमें मेल है 19.3% एंड फीमेल है 47.1%। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है नागालैंड में। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज्यादा, यहाँ 27% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इन यूथ। और सबसे कम कहाँ पे है? तो सबसे कम है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सिर्फ 2% यूथ ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंडर में आते हैं। और ओवरऑल नेशनल लेवल पे देखा जाए तो नेशनल लेवल पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 10.2%, जिसमें मेल है 9.8% एंड फीमेल है 11%. Next, NICDC Logistic Data Service Limited launched Unified Logistic Interface Platform Logistic Hackathon 2.0 in collaboration with Niti Aayog and Startup India. This ULIP platform is a part of which government? इसमें दो तरीके के सवाल बन सकते हैं। पहले तो ये किस गवर्नमेंट इनिशिएटिव के तहत इसको लॉन्च किया गया है। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि NLDSL ने किसके साथ मिल करके लॉजिस्टिक हैकाथन 2.0 को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है नीति आयोग एंड स्टार्टअप इंडिया। ये भी ध्यान रखिएगा। अभी तीसरा पार्ट इसका क्या आता है? ULIP। ULIP क्या है? ULIP का फर्स्ट एडिशन सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2022 में लॉन्च किया था और ये किसके लिए लॉन्च किया गया था? लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन सेक्टर के लिए। ठीक है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन सेक्टर के लिए। इस प्लेटफॉर्म के तहत बहुत सारे एप्लीकेशंस डेवलप किए गए हैं ताकि लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन को इम्प्रूव किया जा सके। और टोटल एक डेटा के अकॉर्डिंग एक टोटल 118 एप्लीकेशन डेवलप किए गए हैं, जिसमें 1800 से भी ज्यादा डेटा को कवर किया गया है। ठीक है,
प्लेटफॉर्म 2.0 लॉन्च हुआ है, ये न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ है और इसमें 1800 प्लस पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया था फिजिकली एंड वर्चुअली। ULIP यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का ये पार्ट है। NLDSL company help in enhancing efficiency and transparency of the logistics sector। और ये कैसे improve किया जाता है? Through advanced technology and digitalization। ठीक है, डिजिटलाइजेशन के थ्रू। उस इवेंट में ट्रैक योर ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ट्रैक योर ट्रांसपोर्ट, अपने ट्रांसपोर्ट को ट्रैक करना। इस एप्लीकेशन की हेल्प से व्हीकल एंड ड्राइवर का वेरिफिकेशन इजीली हो सकता है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली टूल है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे। पता है कि किस डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके इसको लॉन्च किया गया, तो नीति आयोग एंड स्टार्टअप इंडिया। दूसरा ये कि ये किस इनिशिएटिव के तहत आता है, तो वो है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। तीसरा ये कि ट्रैक योर ट्रांसपोर्ट भी इस इवेंट में लॉन्च किया गया था। चौथी बात ये कि इसका फर्स्ट इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2022 में लॉन्च किया था फॉर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। तो इन सब सवालों को भी एग्जाम में आपके पूछ सकता है। Next, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) has revised India's GDP forecast for financial year 2025. What is revised GDP rate? तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी आप देखोगे कि अभी रिसेंटली मूडी ने भी जीडीपी रेट को रिवाइज किया है और OECD ने भी इंडिया के जीडीपी को रिवाइज किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। As per new rate, As per new rate for financial year 25, GDP forecast is 6.7%। पहले कितना था? 6.6%। तो ये 10 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसके अलावा OECD ने अपने इन्फ्लेशन रेट को भी रिवाइज किया है और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 20 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है और न्यू जो रिवाइज रेट आया है फॉर इन्फ्लेशन इज 4.5%। ये प्रिडिक्ट किया गया है। फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इन्फ्लेशन रेट इज 4.1%। OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस में एंड ये 1961 में फॉर्म हुआ है। अभी रिसेंट न्यूज ये भी था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जीडीपी रेट दिया है और जीडीपी रेट फॉरकास्ट किया है और वो 7% है एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जो रेट फॉरकास्ट किया गया है वो है 7.2%। एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा एंड इसका हेडक्वार्टर है मनीला और इसमें टोटल 68 मेंबर्स हैं और ओईसीडी में कितने मेंबर्स है? टोटल 38 मेंबर्स हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो कि प्रॉस्पेरिटी, इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करती हैं। अभी अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मूडी ने भी अपना जीडीपी रेट को रिवाइज किया है और फॉर 2024 द रिवाइज रेट इज 7.1% एंड फॉर 25 दिस इज 6.5%। सिमिलरली इन्फ्लेशन रेट को भी रिवाइज किया गया है। एज पर मूडी, इंडियाज इन्फ्लेशन रेट विल बी 4.7% फॉर 2024 एंड 4.5% फॉर 2025। तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए, उसमें भी बहुत से रेट जो रिवाइज हुए हैं और जो फॉरकास्ट हुए हैं उसको मैंने कवर किया है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडियाज जीडीपी रेट विल बी 6.6% फॉर 2024 एंड 7% फॉर 2025। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के अकॉर्डिंग फॉर 2024 ग्रोथ रेट विल बी 6.8% एंड फॉर 25 दिस विल बी 7%। RBI के अकॉर्डिंग फॉर 2025 7.2% will be growth rate. Next, which institution has been approved acquisition of Vastu Housing Finance Corporation by Naspers Ventures an investment holding company? Naspers Venture जो है वो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है एंड वास्तु हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो है ये एक लोन बेस्ड कंपनी है। ये डिफरेंट टाइप के लोन्स प्रोवाइड करते हैं। Competition Commission of India has approved acquisition of Vastu Housing Finance with Naspers Ventures। ये जो एक्विजिशन होगा इसमें वास्तु हाउसिंग के लेस देन 10% स्टेक नेस्पर वेंचर एक्वायर करेगा ऑन डाइल्यूटेड बेसिस। डाइल्यूटेड बेसिस
कि जो एक्विजिशन होता है, इसमें एक्वायरर कंपनी जो है, जो एक्वायर करता है, उसका अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो जाता है। एक्विजिशन का मतलब ये हुआ कि ए कंपनी ने बी कंपनी को परचेज कर लिया। Okay, as per recent news, Reserve Bank of India has approved amalgamation of Mumbai-based Rajapur Sahkari Bank. राजापुर सहकारी बैंक का एमलगेमेशन अप्रूव किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विथ मलाड सहकारी बैंक और अब राजापुर सहकारी बैंक विल वर्क एज मलाड सहकारी बैंक। एमलगेमेशन इज अ टाइप ऑफ मर्जर जहां एक या दो से ज्यादा कंपनी मिल करके एक थर्ड यूनिट को रेडी करते हैं, न्यू एंटिटी बनाते हैं, उसको एमलगेमेशन कहते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एंड ये 1935 में फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे लॉन्च रेल रक्षक दल in the Northwestern Railway Zone for the first time. This initiative will responsible for तो रेल रक्षक दल को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए स्टार्ट किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई भी ट्रेन एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट से लोगों को निकालने के लिए तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करना। तो दिस इनिशिएटिव विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक रेस्क्यू ऑपरेशन। ये रेल रक्षक दल बना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव के सुपरविजन पे बना है। दल में फिजिकली फिट लोगों को अपॉइंट किया जाएगा और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाएगी किसके लिए? हाउ टू कंडक्ट रेस्क्यू ऑपरेशन। जब तक ये दल नहीं बना था, रेल रक्षक दल नहीं बना था, उसके पहले इंडियन रेलवे एनडीआरएफ की टीम पर डिपेंड करती थी फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम। रेल रक्षक दल को लॉन्च करने से इंडियन रेलवे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इंडियन रेलवे के सीईओ हैं सतीश कुमार। नेक्स्ट, the Security and Exchange Board of India has launched a foreign portfolio investor outreach cell. As a result of that, Indian market got how much investment in the month of September by FPI? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को हेल्प करने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने आउटरीच सेल का गठन किया है। इस आउटरीच सेल की हेल्प से फॉरेन इन्वेस्टर्स को इजी एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा इन इंडियन मार्केट। दूसरी चीज, इसकी हेल्प से आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज कर सकते हो। ये आउटरीच सेल के गठन के बाद सबसे ज्यादा सितंबर के मंथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया गया है और वो है $3,682 मिलियन। आउटरीच सेल की कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ये है टू प्रोवाइड गाइडेंस प्रोवाइड करना प्री एप्लीकेशन फेज। सेकेंड इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे एंड कॉम्प्लायंस प्रोसीजर के टाइम पे उनकी हेल्प करना ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर उनको किसी भी तरीके के डाउट्स आते हैं या क्वेरीज आते हैं तो उसको रिजॉल्व करके देना। मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत से प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है जिसमें बहुत सी परेशानियां फॉरेन इन्वेस्टर्स को आती हैं। इसी वजह से उनको इजी एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए आउटरीच सेल का गठन किया गया है, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर बिना किसी हेजिटेशन के इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। और अभी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है इस आउटरीच सेल के गठन के बाद। लेट्स फोकस ऑन सम इम्पोर्टेंट डेज। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है और इसका थीम था टूरिज्म एंड पीस। वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे 26 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था, इसका थीम था अ चॉइस फॉर ऑल, फ्रीडम टू प्लान, पावर टू चूज। एंड वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 26 सितंबर 2024 को चूज किया गया है, जिसका थीम था एनवायरमेंटल हेल्थ, creating resilient communities through disaster risk reduction and climate change mitigation and adaptation. World Heart Day 2024 observed on 29 September and theme is यूज हार्ट फॉर एक्शन। डे से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आए तो पहला तो ये सवाल बनता है कि उसका डेट क्या है, दूसरा ये सवाल बनता है कि उसके रिगार्डिंग थीम क्या था इस साल। करंट ईयर का भी ध्यान रखेंगे एंड प्रीवियस ईयर का भी थीम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड रेबीज डे 2024 ये ऑब्जर्व किया गया है सितंबर 28 एंड द थीम वाज ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। थर्ड, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन IDUAI डे
celebrate on 28th September, and the theme was Artificial Intelligence, E-Governance and Access to Information. अंत्योदय दिवस अंत्योदय दिवस को हम 25 सितंबर को मनाते हैं और इस साल ये 100th बर्थ एनिवर्सरी था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। ओके, तो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स था मेरा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी को हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब के लिए थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे।